तो मूवी की शुरुआत में हमको एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रात के वक्त अपनी डॉल के साथ भाग रही होती है और फिर भागते हुए वो अपने घर के अंदर जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर एक व्यक्ति आता है जो कि उस बच्ची के बॉडी के टुकड़े कर देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उस बच्ची के खून के कुछ छींटे उसकी डॉल के ऊपर गिर जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में पुराने न्यूज़पेपर के जरिए ये पता चलता है कि ये घटना 12 अगस्त 1947 की है और उस रात के बाद से ही बॉडी सर्च नाम का खेल शुरू हो गया था, जिसके अंदर उस बच्ची की स्पिरिट हर साल 12 अगस्त की रात को कुछ स्टूडेंट्स को चुनती थी और फिर उन स्टूडेंट्स का काम उस लड़की के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर एक कॉफिन के अंदर रखने का होता था। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता था वो हमेशा के लिए इस बॉडी सर्च गेम में फंस कर रह जाया करता, यानी कि एक लूप की तरह। अब इसके बाद में अगला सीन हमको प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है और यहाँ पर हम आस्का नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सुबह सुबह रेडी होकर अपने स्कूल जाती है, जहाँ पर रास्ते में हमको आस्का के क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की बातों से ये पता चलता है कि आस्का के एक भी दोस्त नहीं है क्योंकि शायद वो एक इंट्रोवर्ट लड़की थी। जिसके बाद में जब वो रास्ते में होती है तो उसे एक कैट नजर आती है जो कि अगले ही पल एक बस के नीचे आकर खत्म हो जाती है। जिसके बाद में आस्का अपने स्कूल पहुंचती है जहां पर हमको पता चलता है कि उसके क्लास के अंदर सोता नाम का एक डरपोक लड़का है जिसे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स अक्सर बुली किया करते थे। जिसके बाद लंच टाइम में सभी स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर लंच कर रहे होते हैं, लेकिन आस्का का कोई दोस्त ही नहीं था, इसलिए वो अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूल के प्लेग्राउंड में चली जाती है जहाँ पर उसे सामने के कुएं से ढेर सारे हाथ निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही पल वो सभी हाथ गायब हो गए थे। जिसके बाद में आस्का वापस से स्कूल के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी फिर से उसे पीछे से एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो कि ये बोलती है कि प्लीज मेरी बॉडी ढूंढ दो। लेकिन आस्का जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो बच्ची वहां से गायब हो गई थी। और दोस्तों ये वही मूवी की शुरुआत वाली बच्ची होती है जो कि अब एक स्पिरिट बन चुकी है, यानी कि वो अपने अगले शिकार या फिर ये कहें कि खेल खेलने के लिए बच्चों को चुन रही थी। जिसके बाद अगले सीन में आस्का अपने घर आ गई थी और फिर तभी अचानक से उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि क्या तुम जानती हो कि रेड पर्सन रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ब्लड में सोक किया जाता है और अगर तुम भी पकड़ी गई तो तुम्हें भी ब्लड में सोक किया जाएगा। और अब इन मैसेजेस को पढ़कर आस्का इतनी डर जाती है कि वो मोबाइल को टेबल पर फेंक कर सोने चली जाती है। अब तभी अचानक से ही हम ये देखते हैं कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो आस्का अपने स्कूल के चर्च के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके अलावा उसके क्लास के 4 और स्टूडेंट होते हैं जिनके नाम यहाँ पर ताकाहीरो, सोता, रिए और रूमिको थे। और साथ ही साथ यहाँ पर आत्सुशी नाम का भी एक लड़का होता है जो कि कुछ साल पहले आस्का और बाकी चारों के साथ इन्हीं की क्लास में पढ़ता था, लेकिन फिर बाद में उसने स्कूल आना ही बंद कर दिया। यानी कि यहाँ पर इन 6 स्टूडेंट में से जो 5 स्टूडेंट होते हैं वो करंटली एक साथ एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर आत्सुशी काफी टाइम पहले ये स्कूल छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी न जाने कैसे वो उनके साथ यहाँ पर पहुँच गया। खैर अभी यहाँ पर ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि ये अचानक से स्कूल में कैसे पहुंच गए कि तभी आत्सुशी वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन फिर अगले ही पल वहां पर उसी छोटी बच्ची की स्पिरिट आकर आत्सुशी की बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है, जिसके बाद वो स्पिरिट रूमिको को भी मार डालती है। फिर आस्का और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स वहां से भागकर लाइब्रेरी में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन फिर खून से लथपथ उस बच्चे की स्पिरिट बारी बारी से इन सभी को खत्म कर देती है। जिसके अगले सीन में आस्का अगली सुबह अपने बेडरूम में उठती है जहां पर उसे लगता है कि उसने पिछली रात को कोई बुरा सपना देखा होगा और इसलिए वो रेडी होकर अपने स्कूल जाने लगती है, जहाँ पर उसे रास्ते में वापस से वही सब चीजें नजर आती है जो कि उसने पिछले दिन देखी थी, यानी कि वो एक लूप में ऑलरेडी फंस चुकी थी और इस बच्ची की स्पिरिट ने उसको अपने खेल के लिए चुन लिया था। साथ ही साथ वो 5 स्टूडेंट भी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके थे। अब पिछले दिन की ही तरह इस बार भी वो बिल्ली बस के नीचे आकर खत्म हो जाती है। जिसके बाद में जब आस्का स्कूल पहुंचती है तो वहां पर ताकाहीरो और पिछली रात वाले बाकी 4 स्टूडेंट्स की बातों से पता चलता है कि उन्हें भी पिछली रात की सारी बातें याद थी। और फिर इनमें से सोता बताता है कि उसने ऑनलाइन रिसर्च करी है जिससे उसको पता चला है कि ये लोग बॉडी सर्च नाम के एक गेम में फंस चुके हैं और जब तक ये लोग उस छोटी बच्ची यानी कि रेड पर्सन के बॉडी के सभी 8 टुकड़ों को नहीं ढूंढ लेते और उनको कॉफी में नहीं रख देते तब तक ऐसे ही हर दिन रिपीट होगा। यानी कि अब ये लोग एक मर्डरस टाइम लूप में फंस चुके थे, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ इनकी स्कूल का लाइब्रेरियन आ जाता है जो कि इनकी बातों को सुनकर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो कुछ सच जानता हो। जिसके बाद अगले सीन में ये 5 स्टूडेंट्स रात के 12 बजे वापस से स्कूल पहुंच जाते हैं और 5 इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो आत्सुशी था वो दूसरे स्कूल में था, या फिर ये कहें कि वो स्कूल आता ही नहीं था। और अब ये आत्सुशी को भी अपने साथ रेड पर्सन के बॉडी पार्ट्स को ढूंढने को बोलते हैं, लेकिन वो इस गेम में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता
देता है, जिसके बाद से ये लोग रेड पर्सन की बॉडी ढूंढने में लग जाते हैं। अब ताकाहीरो क्लासरूम में लाइट्स ऑन करके आस्का के साथ बॉडी पार्ट्स को ढूंढने लगता है और फिर उनको रेड पर्सन का एक कटा हुआ हाथ मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेड पर्सन आ जाती है, जिसके बाद ताकाहीरो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और आस्का उस हाथ को रखने के लिए चर्च में रखे हुए कॉफिन की तरफ भागती है। लेकिन इसी बीच रेड पर्सन बारी बारी से ताकाहीरो समेत बाकी सभी स्टूडेंट्स को खत्म करके आस्का की तरफ बढ़ती है, लेकिन लकीली आस्का ने उस हाथ को कॉफिन के अंदर रख दिया था, जिसके बाद अगले ही पल रेड पर्सन उसको भी खत्म कर देती है। ऑब्वियसली यहाँ पर 8 पार्ट थे, लेकिन उसने एक ही पार्ट को कलेक्ट किया था। अब ये लोग वापस से अगली सुबह में पहुंच जाते हैं और इस बार रास्ते में जाते वक्त ताकाहीरो और आस्का साथ मिलकर उस बिल्ली को बचा लेते हैं। यानी कि इस बार इन्होंने इस लूप के अंदर एक चीज डिफरेंट करी, जिसके बाद में वहीं पर रूमिको और रिए भी आ जाती हैं, जो कि काफी खुश होती हैं क्योंकि पिछली रात इन लोगों ने टीम वर्क करते हुए रेड पर्सन के एक बॉडी पार्ट को ढूंढ लिया था और फिर यहीं से इन सभी की आस्का के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिससे आस्का मनी मन काफी खुश थी। फिर अगले सीन में हमें ताकाहीरो और उसके फ्रेंड की बातचीत से ये पता चलता है कि कुछ साल पहले बास्केटबॉल खेलते वक्त आत्सुशी के लेग में इंजरी हो गई थी, जिसको ठीक होने में काफी लंबा वक्त लग गया और इसी दौरान वो इतना डिमोटिवेट हो गया था कि ठीक होने के बाद भी ना उसने कभी दौड़ने की कोशिश करी और ना ही वापस से स्कूल ज्वाइन किया। खैर अब यहाँ पर आस्का, ताकाहीरो और बाकी के तीनों स्टूडेंट्स को पुराने न्यूज़पेपर के जरिए ये पता चलता है कि 30 साल पहले इनके स्कूल के पास में ही एक घर के अंदर किसी ने मीको नाम की एक छोटी बच्ची के बॉडी को काट कर स्कूल के जरिए फेंक दिया था, जिसके बाद में पुलिस वालों को उस बच्ची के बॉडी पार्ट्स तो मिल गए थे, लेकिन उन्हें कभी भी उसका सर नहीं मिल पाया, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि रेड पर्सन कोई और नहीं बल्कि मीको की ही स्पिरिट है। जिसके बाद में सोता रेड पर्सन को उलझाए रखने का एक काफी शानदार प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये लोग पूरे स्कूल में फुल साउंड पर म्यूजिक बजाएंगे, जिससे रेड पर्सन इनकी आउट को सुनकर इन्हें ढूंढ नहीं पाएगी और फिर ये लोग वॉकी टॉकी पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और रेड पर्सन के सभी बॉडी पार्ट्स को ढूंढ लेंगे। जिसके बाद में सभी लोग सोता के प्लान को फॉलो करते हुए कुछ ही रातों में रेड पर्सन के सर और एक टांग को छोड़कर उसके बाकी सभी बॉडी पार्ट्स को ढूंढ लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा था कि सारी चीजें रीसेट नहीं होती, लाइक एक बार एक बॉडी पार्ट को ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, बाकी चीजों को चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। और फिर एक रात ताकाहीरो को रेड पर्सन की टांग भी मिल जाती है, लेकिन वो काफी घायल हो चुका था, जिसके बाद में आत्सुशी उसके पास में आता है और वो उससे टांग लेकर भागते हुए कॉफिन में जाकर रख देता है। अब इसके बाद में अगला दिन पार्टी का होता है, क्योंकि अब इनको बस रेड पर्सन के सर को ही ढूंढना था, पर अब यहाँ पर आत्सुशी भी इन पांचों का फ्रेंड बन चुका था, इसलिए ये सभी लोग साथ में खूब एंजॉय करते हैं। फिर ये लोग अब उसी घर में जाते हैं जहाँ पर मीको को मारा गया था, जहाँ पर इन्हें मीको की बनाई हुई एक ड्राइंग मिलती है, जिसको देखकर ये लोग ये समझ जाते हैं कि मीको अपने माँ बाप के कंपैरिजन में अपने डॉल से ज्यादा क्लोज थी। और फिर इन्हें ये भी पता चलता है कि मीको दिमागी रूप से थोड़ी सी बीमार थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जाया करती थी और इसी घर में रहकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता। यानी कि मीको उस डॉल को ही अपना एक लौता फ्रेंड माना करती थी, जिसका नाम उसने एमिली रखा हुआ था। जिसके बाद में इन लोगों को पास की ही एक वॉल में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए ये लोग उसे तोड़ देते हैं। अब उसके अंदर उन्हें शॉकिंगली मीको की डॉल एमिली नजर आती है, जिसके ऊपर अभी भी मीको का खून लगा हुआ था। और फिर अगले ही पल वहाँ पर मीको की स्पिरिट आती है, जिसको देखकर ये लोग वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद उस रात जब ये लोग बॉडी सर्च गेम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक शैडो के जरिए नजर आता है कि मीको की स्पिरिट यानी कि रेड पर्सन अपने डॉल एमिली के साथ मर्ज होकर एक बहुत बड़े से क्रीचर में बदल गई है, जिसको देखकर ये सभी भागने लगते हैं और इस भागने की हड़बड़ी में आस्का और रिए को छोड़कर बाकी सभी की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो क्रीचर आकर रिए को खा जाता है, जिसके बाद में अकेली आस्का बचती है, जो कि भागने के दौरान बालकनी से नीचे गिरकर खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन जागने पर जब आस्का स्कूल जाती है तब वहाँ पर ताकाहीरो, सोता, रूमिको को छोड़कर क्लास में किसी को भी रिए के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता। ऊपर से रजिस्टर के अंदर भी उसका नाम गायब हो चुका था, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि उस क्रीचर के द्वारा खाए जाने पर असल दुनिया के अंदर रिए का अस्तित्व मिट गया था। जिसके बाद आस्का लाइब्रेरियन के पास जाकर उससे उस बॉडी सर्च गेम के बारे में पूछती है, जो कि उसको बताता है कि उसने भी अपने स्कूल टाइम में बॉडी सर्च गेम खेला था और इस गेम की खासियत ये है कि जैसे ही ये गेम खत्म होगा आप अपने उन सभी फ्रेंड्स को भूल जाओगे जिनके साथ मिलकर आपने बॉडी सर्च गेम खेला होगा। लेकिन लाइब्रेरियन को इस गेम के बारे में इसलिए याद था क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड ने गेम खत्म होने से पहले एक किताब दी थी, जो उसे स्कूल खत्म होने के कई सालों बाद मिली। और फिर उस बुक को देखते ही उसे वो लड़की याद आ गई, जिसको सुनकर आस्का काफी दुखी हो जाती है क्योंकि अब वो अपने दोस्तों को वापस से खोने वाली थी, जो कि उसने नए नए बनाए थे।
जिसके बाद आस्का शाम में ताकाहीरो को इसके बारे में बता देती है, जिस पर वो उसे अपना बैज देता है ताकि गेम खत्म होने के बाद में जब आस्का उसे देखे तो उसे सब कुछ याद आ जाए। जिसके बाद अगले सीन में सभी लोग बॉडी सर्च गेम में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर इनके मन में ये ख्याल आता है कि हो सकता है कि रेयर पर्सन का कटा हुआ सर उस क्रीचर के सर के अंदर होगा, इसलिए अब ये लोग उस क्रीचर का गला काटने की तैयारी में लग जाते हैं। और इसी दौरान ताकाहीरो ये बोलता है कि अब वो समझ चुका है कि रेयर पर्सन ने इन 6 लोगों को ही बॉडी सर्च गेम के लिए क्यों चुना, क्योंकि असल में रेयर पर्सन यानी कि मीको भी इन 6 लोगों की तरह ही लोनलीनेस का शिकार थी, और इसलिए यहाँ पर ये जो क्रीचर है वो लोनलीनेस को दर्शाता है। जिसके बाद में ये सभी लोग समझ जाते हैं कि इन्हें दुखी रहने के बजाय अपने अकेलेपन से खुद ही फाइट करना होगा, और तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है, जिससे ये लोग साथ मिलकर फाइट करते हैं, जिसके अंदर आस्का को छोड़कर बाकी सभी खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्रीचर का सर कटने की वजह से अब आस्का रेयर पर्सन के सर को ले जाकर कॉफिन में रख देती है। अब अगली सुबह जब आस्का की आंख खुलती है और वो स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर रिए, सोता, ताकाहीरो, रोमिको और आत्सुची वापस आ चुके थे, लेकिन किसी को भी कुछ याद नहीं था। अब इसके बाद में आस्का जब असेंबली के लिए जाने लगती है तो उसकी पॉकेट से ताकाहीरो का वही बैज निकलकर गिर जाता है, जिसको ताकाहीरो देख लेता है और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद वो उस बैज को आस्का को भी दिखाता है, जिससे उसको भी सब कुछ याद आ जाता है, और इस तरह से ये दोनों वापस मिल जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये बाकी 4 लोगों को भी अपनी चीजें याद दिला देंगे। लेकिन ये मूवी यहाँ पर अभी खत्म नहीं होती। यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जहाँ पर शुरुआत में आस्का ने जो एक कुआं देखा था जहाँ से कई सारे ब्लडीड हैंड बाहर आए थे, तो जो कैमरा होता है वो धीरे धीरे कुएं के नीचे जाकर फोकस करता है, जहाँ पर हम एक फटे हुए न्यूज़पेपर वो देख पाते हैं, जहाँ पर एक हेडिंग होती है और वहाँ पर मीको के डेथ के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि धीरे धीरे न्यूज़पेपर के ऊपर खून लगना शुरू हो जाता है, और जो मीको का फेस होता है वो किसी और लड़की से चेंज हो जाता है, जो कि उसकी एज की थी, यानी कि 8 साल की। और वहाँ पर नेम लिखा हुआ था आस्का का। जी हाँ, आस्का का नाम वहाँ पर लिखा हुआ था, जो कि मारी गई थी, वो भी अम्यूजमेंट पार्क के पास। और ये वही अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर वो और ताकाहीरो बचपन में जाया करते थे, और बीच में इनकी एक ऐसी कॉन्वर्सेशन भी होती है जहाँ पर इसके बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर आस्का ने उसको चुप करवा दिया था। यानी कि अब ये लूप वापस से शुरू होने वाला है, और यहाँ पर अब की बार जो रेयर पर्सन होगा वो कोई और नहीं बल्कि आस्का होगी। यानी कि एक बात तो पक्की है, जैसे कि मीको के बॉडी पार्ट्स को ढूंढने का काम यहाँ पर कुछ बच्चों को दिया गया था, यानी कि इनको चूज किया जाता है, और ऐसे ही अब यहाँ पर कुछ और बच्चों को चूज किया जाएगा जो कि आस्का के बॉडी पार्ट्स को ढूंढेंगे। और यहाँ पर जो न्यू रेयर पर्सन होगा, या फिर ये कह सकते हैं ये डेविल भी हो सकता है, जो कि आस्का की ब्लडीड बॉडी के अंदर होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आस्का यहाँ पर इतनी बुरी है, या फिर मीको भी यहाँ पर इतनी बुरी रही होगी जो कि ऐसा करेगी। तो मेरे ख्याल से ये डेविल हो सकता है, या फिर जिस किसी ने भी ऐसा किया है। इसी के साथ में रिमेम्बर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रिमेम्बर मूवी की कहानी। अब यहाँ पर हम कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि ये लूप शुरू कैसे हुआ, तो इन चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल में तो बताया नहीं गया है, लेकिन कुछ सटल हिंट्स यहाँ पर शुरुआत में ही थे। तो मीको जो थी वो इस मूवी के शुरू होने से 30 साल पहले के करीब मारी गई थी, लेकिन जो शुरुआती क्रेडिट्स होते हैं ना, उसके अंदर एक सिमिलर केस दिखाया गया था 1947 का, जहाँ पर जो किलर होता है जिसको जब अरेस्ट किया गया था वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया था। और इस मूवी के अंदर जो लाइब्रेरियन था वो अपने 30s में था और उसको थोड़ी बहुत मेमोरीज याद थी। तो रूल्स के हिसाब से आप जब भी इस लूप को ब्रेक करते हो या सॉल्व करते हो तो आपको इस पूरी चीज की मेमोरी जो होती है वो आपके दिमाग से मिट जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि लाइब्रेरियन को एक ऐसी फीलिंग थी कि वो जो लड़की थी वो उससे काफी क्लोज था, यानी कि शायद से ऐसा हो सकता है कि ये लड़का मीको से जुड़ा हुआ होगा। अब जैसे कि जब आस्का ने इस लूप को ब्रेक किया तो उसकी फोटो न्यूज़पेपर के अंदर आ गई, ऐसे ही मेरे ख्याल से मीको के साथ में भी हुआ होगा। एंड आई एम 100% श्योर जो यहाँ पर विक्टिम होता है उसने कभी ना कभी यहाँ पर इस लूप को ब्रेक किया है। ऐसे ही मीको ने इस लूप को ब्रेक किया होगा, तभी वो यहाँ पर अगली विक्टिम बन गई थी, क्योंकि उसको ये सारे के सारे जो इवेंट्स थे वो अपने सीनियर ईयर में याद आए थे। जैसा कि हमको पता है कि सॉल्व करने के बाद आप अगर किसी भी चीज को देख लेते हो जो कि इस गेम से जुड़ा होता है तो आपको उसकी मेमोरी याद आ जाती है। यानी कि मीको और लाइब्रेरियन शायद से दोस्त थे, जैसे कि फिलहाल मूवी के अंदर ताकाहीरो और आस्का है। और ये जो चीज हो रही है ना, यानी कि जो लूप है वो 1947 से ही होता आ रहा है, तो शायद से हो सकता है कि यहाँ पर कोई अकल्टिस्ट टाइम ट्रैवलिंग सीरियल किलर है, या फिर जो ओरिजिनल किलिंग थी ना वो एक रिचुअल के जरिए हुई होगी, जिसके जरिए उसके पास कुछ पावर्स आ भी होंगी, जिसके जरिए वो टाइम के अंदर बार बार एस्केप कर जाता है। क्योंकि जो शुरुआती न्यूज़पेपर कटिंग थी वहां पर ये मेंशन किया गया था कि जो किलर था वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया था। अब या तो ये है कि किलर
किलर ने डेविल की यहाँ पर पूजा वगैरह करी होगी, जिसके चलते उसको ये पावर्स मिल गई होंगी। और डेविल यहाँ पर इन सब की सोल्स को लिया करता था, यानी कि जो विक्टिम्स होते थे, और जो किलर था वो डेविल के लिए काम करता होगा। इसके पास में टाइम लूप की पावर होगी, जो कि बार बार टाइम में जाकर नए नए बच्चों को मार दिया करता होगा। यानी कि मीको की स्पिरिट वो पहली विक्टिम नहीं है जिसके साथ में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये 1947 से होता आ रहा था। तो मेरे हिसाब से होता यह है कि जब भी इस बॉडी सर्च गेम को कोई जीत जाता है, जैसे कि जो भी सिलेक्टेड मेंबर्स है उनमें से जो जीत गया वही यहाँ पर किलर का या फिर डेविल का अगला विक्टिम हो जाता है। और इसलिए ही यहाँ पर आस्का की न्यूज़पेपर कटिंग वहाँ पर आ गई थी। और यही रीजन है कि सभी की जो मेमोरीज होती है उनको मिटा दिया जाता है। और ये बॉडी सर्च जो है ना एक सिलेक्शन मैकेनिज्म है, और यहाँ पर जो अमनीजिया वगैरह होता है उससे क्राइम और सारी चीजें बहुत ही आसानी से छुप जाती हैं और कंटिन्यूजम यहाँ पर रहता है। लेकिन ये वाला लूप थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आस्का ने पहले ही ताकाहिरो का जो बैच था वो अपने पास रख लिया था। इसके बाद उसको सब कुछ याद आ गया, इनफैक्ट उसके सारे दोस्तों को सब कुछ याद आ गया था जो कि वहाँ पर हुआ था। जिससे मुझे ये लगता है कि जो प्रीवियस जितने भी लूप्स है वो पार्ट है किसी बड़े लूप का, और यहाँ पर पक्का से कोई ना कोई सीक्वल जरूर आएगी, जहाँ पर हमको इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा कि असल में ये शुरुआत हुई कैसे थी, और जो ओरिजिनल विक्टिम था या फिर थी वो कौन था, किलर कौन था, यहाँ पर क्या रिचुअल हुए हैं या फिर ये क्या हुआ है, कोई अकल्ट है यहाँ पर, कोई ग्रुप है या फिर क्या है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे टाइम लूप की पावर्स किसी को भी ऐसे नहीं मिल सकती। और ये भी हो सकता है कि ताकाहिरो और आस्का का यहाँ पर कोई ना कोई पास्ट में कुछ हुआ होगा, क्योंकि जब वो कॉन्वर्सेशन हुई थी ना जहाँ पर वो पास्ट में मेले में गए थे, तो यहाँ पर आस्का ने उसको चुप कर दिया था। यानी कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जो कि हमसे छिप रही है और हमको भी नहीं बताई गई है। हो सकता है कि सीक्वल के अंदर यहाँ पर चीजें जरूर बताई जाएंगी। या फिर मेरी एक और थ्योरी ये कहती है कि ये मूवी ही बकवास है और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो खाली हाइप के लिए था। यानी कि मूवी इतनी कंफ्यूजन भरी कर दो ताकि लोग इसके बारे में बात करेंगे, ताकि मूवी फेमस हो जाए और उसका सीक्वल बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से मूवी अच्छी भी लगी है, क्योंकि जब तक ये मूवी एंड होती है तब तो ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल आम सी मूवी है ये। लेकिन जैसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन हमको देखने को मिलता है तो यहाँ पर चीजें पूरी की पूरी कंफ्यूजन से भर जाती है, और तब आपको जाकर बार बार चीजें देखनी पड़ती है, एक चीज आपको ध्यान से सुननी पड़ती है। अब देखो एक और सिंपल सी थ्योरी ये आती है कि जब यहाँ पर आस्का ने पूरा का पूरा गेम कंप्लीट कर दिया तो उसकी जो पिक्चर थी वो वहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर आ गई थी। यानी कि वो 8 साल की उम्र में ही खत्म हो गई और वो प्रेजेंट से पूरी तरह से खत्म हो गई। यानी कि जनरल पब्लिक को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो हमेशा लोनली और इनविजिबल रहेगी। एंड ऑब्वियसली जो उसके साथ में ये गेम खेल रहे थे उनकी मेमोरीज भी वाइप आउट हो चुकी है। लेकिन हुआ ये कि आस्का और उसके बॉयफ्रेंड ने यानी कि ताकाहिरो ने समहाउ इस सिस्टम को हैक कर लिया, क्योंकि उसने उसको अपना बैच पहले ही दे दिया था, क्योंकि उस लाइब्रेरी ने सारी बातें पहले ही बता दी थी। क्योंकि जो इस गेम को कंप्लीट करते हैं और इस टाइमलाइन से मिट जाते हैं, उनकी चीजों को देखकर उनको वापस से याद आ सकता है कि क्या हुआ था और वो कौन था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस चीज को पहले ही कर लिया था और बैच को देखते ही इनको याद आ गया था कि यहाँ पर हुआ क्या। बेसिकली मुझको यहाँ पर लगता है कि जो लड़की यानी कि जो आस्का है यहाँ पर एक तरह से एक ग्लिच है। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल मर्डरर है या फिर डेविल है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन आस्का यहाँ पर इस गेम के अंदर एक ग्लिच बन चुकी है। इसको सब कुछ याद आ चुका है और उसके दोस्तों को भी। तो मेरे ख्याल से अब आगे चलकर यही इसको हराने वाले हैं, और ये जो लाइब्रेरियन है ये भी आगे चलकर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों यही थी सारी की सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज इस मूवी से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी और आपको थ्योरीज भी पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।